नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में सालों से गांव, गरीब किसान और मजदूरों के मुद्दों पर राजनीति होती रही है, लेकिन अब इनसे परे जाकर एक नया मुद्दा सियासत का केंद्र बन गया है, सियासत का विषय बन गया है। और वो मुद्दा है गरीबों के आवास का मुद्दा। ये गरीबों का आवास का मुद्दा लगातार आपने सुना होगा, जहां एक तरफ पूर्व सरकार दावा करती रही कि उसने गरीबों के लिए घर बनाए, वहीं सत्ता में बैठी सरकार का आरोप है कि कांग्रेस गरीबों के आवास में अड़चन बनी थी। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच सदन में राजनीतिक गर्मागर्मी देखने को मिली। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि उसने 18 लाख से ज्यादा आवास बनाए हैं और आगामी बजट में और भी आवास बनाने का वायदा किया है। यानी बीजेपी की सरकार ने दावा किया है कि 18 लाख आवास तो बना दिए हैं, आने वाले बजट में और भी आवास बनाएंगे। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इन आंकड़ों में पुराने आवास भी शामिल हैं और नया आवास बनाने की योजना अब तक स्पष्ट नहीं है। इस पर सदन में दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं विपक्ष ने सरकार के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए, आरोप लगाया कि ये सिर्फ आंकड़ों की सियासत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में लाखों प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए थे, लेकिन मौजूदा सरकार ने केंद्र से आवास नहीं लिए। पंचायत और आवास मंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके समय में जितने आवास मिल सकते थे, जितने गरीबों को आवास बन सकते थे, वह छोड़ दिए गए। अब इस मुद्दे पर राजनीति को लगातार जारी है, सब सियासत गरमाई है, लेकिन सवाल यह है कि सरकार के आंकड़े जमीन पर कब उतरेंगे और छत्तीसगढ़ के गरीबों को कब अपने सिर पर छत मिलेगी, ये देखना बाकी है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ बयान हैं, वो आपको सुनवाते हैं। मैंने कहा ये आंकड़े मंतर क्यों हैं, उसका उत्तर नहीं दे रहे थे। मैंने कहा कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, तो फिर आंकड़े आपने दिए वो क्या है, उसका भी उत्तर नहीं दे रहे थे। फिर मैंने कहा आवास योजना कितने हैं, आवास प्लस में कितना है, आवास प्लस प्लस में कितना है, वो भी उत्तर नहीं दे रहे थे। प्रवचन ही नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उत्तर उनके पास था नहीं। अब वो बोल दिए कि वित्तीय वर्ष और जो वार्षिक कैलेंडर है उसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से भी अंतर क्यों आना चाहिए। अंतर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन 13,000 और 1,65,000 में बहुत अंतर होता है। प्रवचन उनको इसलिए लग रहा था क्योंकि ये पूरा ठेकेरा उनके सर पर फूटता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, टीएस सिंहदेव जी ने भी उस समय यही कह करके अपने विभाग को छोड़ा हुआ था। और ये आंकड़े कहते हैं, मेरे पास वो दस्तावेज है, जिस दस्तावेज के आधार पर भाई, तो उस समय ही नहीं हो पाया उसको दिखाने के लिए, जिस दस्तावेज के आधार पर यहाँ पर ये राज्य की सरकार ने राशि लेने से, आवंटन लेने से मना कर दिया था। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में सियासत का एक और दिन और सियासी रूप से बयानबाजी लगातार देखने को मिलती है। इस बार विषय है, इस बार मुद्दा है गरीबों के लिए आवास कितने बनाए, कौन गरीबों का हितैषी है और किसने कितने प्रयास किए। सबका अपना अपना तर्क है कि हमने भी किया, लेकिन हमारे प्रयासों को अपना बताया जा रहा है। कांग्रेस का तर्क चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से गोपाल सामंत तो जुड़ेंगे, साथ ही कांग्रेस से अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। शुरुआत चर्चा की पहले आपसे करेंगे। और जिस तरीके से सरकार कह रही है कि आपके कार्यकाल में गरीबों को आवास बनाने का काम नहीं किया गया, जो तर्क भूपेश बघेल जी ने दिए हैं, क्या कुछ तर्क इनमें आप और एडिशनल जोड़ना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी तो मानने को तैयार नहीं है कि आपके कार्यकाल में कुछ मिला है, क्योंकि पहले आप ही कहते थे कि केंद्र से आवास स्वीकृत नहीं हो रहे हैं, तमाम तरह की असमानता है, अन्याय हमारे साथ हो रहा है। तो लगातार आवासों पर लगातार चिंतन होता रहा, कंफ्यूजन बनी रही। अभिमन्यु जी। ऋषभ जी नमस्कार आपको, गोपाल जी को नमस्कार। देखिए, आज आवास का जो जवाब दिया गया है माननीय विजय शर्मा जी द्वारा, उससे जो झूठ फैलाया गया, जो भ्रम फैलाया गया है आवास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी का, वो सीधा सीधा सामने आ गया है। माननीय भूपेश बघेल जी ने बहुत सीधा सीधा सवाल पूछा था कि जब आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई, उसमें आंकड़े दिए गए 2021-22 में एक भी आवास नहीं, 2023-24 में एक भी आवास नहीं, 2024-25 में 6 आवास। वही पुन्नूलाल मोहिले जी ने जब 2023-24 के आंकड़े मांगे, तब उनको बताया गया 13,170 आवास। वही भूपेश बघेल जी ने जब आज आंकड़े मांगे, तो मैं आपको पूरे आंकड़े बताना चाहूंगा। 2017 में बताया गया 2,05,000 आवास, 2018 में 3 लाख आवास, लगभग 3,07,000, 2019 में 2,20,000, 2020 में 33,000, 2021 में 47,700, 2022 में 10,000, 2023 में 1,09,000 और 2024 में 1,65,000। माने जो अंतर था वो आर्थिक सर्वेक्षण में 6 और पुन्नूलाल मोहिले जी को 13,170, और जो विधानसभा में आज जवाब दिया गया माने 1,65,000। इतना बड़ा अंतर कैसे आ जाएगा 3 रिपोर्टों में?
मैंने इसमें से क्या झूठ माना जाए, क्या सच माना जाए, किसको सच माना जाए? नहीं ठीक है अभिमन्यु जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके तो कार्यकाल में कितने आवास मिले? आपके कार्यकाल में कितने आवास दिए गए? देखिए, ये एक तो विजय शर्मा जी ने जो आज तो स्वयं अपने मुंह से कहा कि 3 लाख आवास बने, उसके अलावा कुल मिलाकर 7 लाख आवासों का हमने पहली किस्त भी डाली थी। और आप देखेंगे ना, मैं भी आपको जो ईयर वाइज आपको आंकड़े बताया है, इसमें हमारी सरकार को आप गिन लीजिए जो 5 साल है, लगभग 7 लाख 8 लाख आवास होते हैं। उसके बाद आज विजय शर्मा जी ने यह भी कहा कि जो 11 लाख आवास बन चुके हैं उसके अतिरिक्त हम 18 लाख आवास और देंगे। तो हमारे ऊपर जो ये लोग आरोप लगाते थे कि इन लोगों ने एक भी आवास नहीं बनाए या इस प्रकार की बातें करते थे, तो पूरी बातें इन लोगों ने बताई नहीं। जो पहले देखिए, हमारा उस समय भी ये विरोध था, पहले केंद्र का 90% और राज्यांश 10% था, उसको बढ़ा करके राज्यांश 40% कर दिया गया और केंद्र का 60% कर दिया गया। वहां हमने विरोध किया था कि जब पीएम के नाम पे योजना है तो उसको 90-10 के रेशियो में ही रहने दीजिए। और उसके अलावा यहां तक कि हमने बात की थी कि 52,000 करोड़ जो कि आंकड़ा था, जो हमारा राज्यांश आ रहा था, उतना ही लगभग केंद्र से हमको लेना था, जो हमारा रॉयल्टी और जीएसटी के पैसे थे, वो आप उसमें समाहित कर दीजिए, हमको सहयोग कर दीजिए और बना दीजिए। उसको ना मानते हुए इन्होंने पैसा वापस ले लिया, उसको राजनीतिकरण किया, उसके बाद पूरा ठिकरा हमारे ऊपर फोड़ दिया और झूठ कहा कि इनके समय में एक भी आवास नहीं बने। उसके बाद आज जब इनका झूठ पकड़ा गया है तो विजय शर्मा जी, आपको खुद देखा होगा, अभी अपने सेगमेंट में दिखा रहे थे, जो कि वो ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे, पुरानी बातें कर रहे थे, पता नहीं कहां की बातें कर रहे थे। तो बात यही है कि जो झूठ कहा है आवास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो आज जो है इसका विधानसभा में पकड़ा गया है, तो ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। हमारे सीधे सवाल इतना ही था कि तीनों अलग अलग मौकों पर तीनों अलग अलग आंकड़े क्यों दिए गए, उसमें सही आंकड़ा कौन सा है? पूरा समय ठीक है, यानी हम ये भी मान के चले कि आप चाह रहे हैं कि हमने जो किया उसका क्रेडिट हमें दे दीजिए, बाकी जो आप कर रहे हैं आप अपने पास रखिए। तो छुपाया, इन्होंने छुपाने की कोशिश की, हमारे समय में हुए काम को छुपाने की कोशिश की उन्होंने। ये गलत कृत्य है, इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है गोपाल जी, आपके पास आता हूं। आंकड़ों की हेराफेरी की गई, आंकड़ों में इतना अंतर क्यों है, कांग्रेस आपसे पूछ रही है। अगर कांग्रेस के कार्यकाल में स्वीकृत आवास नहीं हुए तो आंकड़े क्यों ये बदले नजर आ रहे हैं? आधा ही बात बता रही, आधा ही सत्य बता रही। आदरणीय विजय शर्मा जी ने बिल्कुल उत्तर दिया। जो आंकड़े अलग अलग आप देख रहे हैं, तो एक फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से है और एक वर्ष के हिसाब से, एक वित्तीय वर्ष और एक वर्ष, तो अलग अलग हिसाब से आंकड़े हैं, जिसका उत्तर उन्होंने दिया है ना। अगर उस डेटा पे फिर भूपेश बघेल ने कोई क्वेश्चन भी नहीं किया। और दूसरी बात, अभी ये बोल रहे थे कि हमारा पैसा वापस ले लिए, उसमें साफ साफ नियम है कि किसी भी केंद्रीय प्रोजेक्ट में जब पैसा आता है तो जो राज्यांश होता है वो पहले बैंक में डिपोजिट करना होता है, और वो अगर डिपोजिट नहीं होता है तो 90 दिनों के पश्चात स्वतः वो पैसा वापस केंद्र सरकार के पास चला जाता है। ये गुमराह करने वाली बातें हैं, और ये गुमराह करना भूपेश बघेल का भी काम है और पूरे कांग्रेसियों का काम है। तो इसमें कोई फाइल नहीं चलती है, इसमें कोई प्रक्रिया नहीं होती है। आप 90 दिनों के अंदर अगर आपने अपना राज्यांश उस एस्क्रो अकाउंट में जमा नहीं किया तो स्वतः वो लैप्स हो जाती है। अब इसमें बताइए कि केंद्र सरकार कहां से आती है। दूसरा, इन्होंने बताया, भूपेश बघेल ने माना ना, आपके पूरे के पूरे विधानसभा में माना कि 23,26,000 जो देश में सबसे बड़ा आंकड़ा है, देश का सबसे बड़ा आंकड़ा अगर कहीं पास हुआ है तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। अरे कितनी खुशी की बात है। आज हमारा कंपैरिजन आप देखिए, एक बिहार स्टेट है जहां का पॉपुलेशन डेंसिटी है 1,182 और हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है 182, उसमें भी सबसे ज्यादा 23,26,000 आवास अगर कहीं सैंक्शन हुए हैं, कहीं आवंटन हुए हैं, तो वो छत्तीसगढ़ में हुआ है। उसके बाद 18 लाख आवास पास हो चुके हैं, जो पास होके जिनके खातों में पैसे जा चुके हैं, जिनकी कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया पूरी है। 11,58,919 आवास जो है वो बन चुके हैं। और ये कांग्रेसी बात करते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, 2013-14 के पहले ये इंदिरा आवास के नाम से एक योजना चलाते थे। 2013-14 के टोटल बजट में 347 करोड़ रुपए इन्होंने आवंटन किया था। टोटल 14,000 आवास ये पूरे देश में बना रहे थे। ये आज इतनी बातें कर रहे हैं, भूपेश बघेल तो बड़े पुराने कांग्रेस के नेता है। 347 करोड़ का पूरा केंद्र सरकार का बजट था इनका आवास में, और 14,000 घर बनाए थे पूरे देश में घूम घूम कर। और आज जहां 19,682 करोड़ केंद्र सरकार का बजट है, पिछले 2023-24 के बजट से लगभग 30% बजट
आप देखिए, मैं इसलिए ये आंकड़ा बता रहा हूं अभिमन्यु जी को और आपके सारे समस्त दर्शकों को, कि ये समझा जाए कि केंद्र सरकार की मंशा क्या है, राज्य सरकार की मंशा क्या है। 30% अगर किसी चीज में बजट की बढ़ोतरी हो रही है तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी का सपना है कि हर स्तर के ऊपर। ठीक है, लेकिन गोपाल जी ये स्वीकार करेंगे कि कुछ आवास कांग्रेस कार्यकाल में बने या फिर सूखड़ा साफ रहा? देखिए, कांग्रेस कार्यकाल में कितने आवास बने वो तो भूपेश बघेल को बताना चाहिए। वो हमारे आंकड़ों की बात कर रहे हैं, वो तो मुख्यमंत्री रहे ना, 5 साल तो सारे डेटा उनके पास रहे। वो हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि उनके कार्यकाल में कितने आवास बने? उनके पास तो समस्त डेटा होना चाहिए। नहीं, वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उनके आवास को भी आपने जोड़ लिया है, उनके जो बनाए गए स्वीकृति हुई उन्हीं को आपने काउंट कर लिया गया है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ऐसी क्या नाराजगी थी। हम तो छोड़िए, उनके यहाँ के जो पंचायत मंत्री थे जिनके अंतर्गत आवास योजना आती थी, उनका बयान कोई नहीं भूला। और उन्होंने भी ये कहा था कि राज्यांश ना मिलने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा वापस हुआ, और इसी नाराजगी का कारण उन्होंने पंचायत विभाग से इस्तीफा दिया था। ये अभिमन्यु जी भूल गए हैं शायद, लेकिन इसको नकार नहीं सकते, भूपेश बघेल भी नकार नहीं सकते। ठीक है अभिमन्यु जी, क्या इन बातों से इनकार किया जा सकता है कि क्या कुछ टीएस बाबा कहते थे और क्या कुछ जब सवाल पूछे जाते थे? बताइए जी, मैं तो आंकड़ों के साथ आया हूँ, आप आंकड़े बताइए ना, 5 साल में कितने आवास बने, कौन सी ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, बताइए अभिमन्यु जी, क्योंकि तमाम सवाल जब मीडिया भी करती थी भूपेश बघेल से पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए, वो कहते थे, तर्क देते थे कि केंद्र से हमारी तमाम बातों पर असमंजस बना हुआ है, हमको जिस तरीके से वहां से जो राशि चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो काम रुका हुआ है, ऐसी तमाम चर्चाएं होती थी। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। अपने पूरे वक्तव्य इन्होंने केवल गुमराह किया जैसे कि उनके नेता कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ईयर वाइज जो इन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, अभी क्या बोलते हैं कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से निकालेंगे तो और अलग हो जाएगा, और जनवरी से जो कैलेंडर ईयर होता है जनवरी टू दिसंबर उससे निकालेंगे तो अलग हो जाएगा। मतलब इतना फर्क, 6 0 और 1,65,000 इतना फर्क पड़ जाएगा। तो आप मूर्ख ना समझिए जनता को कम से कम। और जो बातें बता रहे थे, आपने सही सवाल पूछा। उस समय हम जो बात करते थे, भूपेश बघेल जी की सरकार चल रही थी और जो योजना की आवास की बात हुई थी, चलिए ठीक है, राज्यांश 40% कर दिया गया। उसके बाद भी ये होता है कि जब लोन के लिए हमने अप्लाई किया बैंकों से, योजना आई, योजना के बाद हमने लोन के लिए अप्लाई किया, लोन मिलता, गारंटर होती केंद्र सरकार, लेकिन केंद्र सरकार ने उस मामले को लेकर के अपनी तरफ से इस मामले को अटकाया, हमें लोन मिलने में और उसमें टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स पैदा की इस वजह से। और उसके बाद भी हमने कहा कि चलिए ठीक है, जो आपके पास हमारा जो पड़ा राज्यांश है जो आपको हमको देना है, जो कोल रॉयल्टी है और जीएसटी का पैसा है, उससे आप समाहित करके एडजस्ट कर दिए, तो भी इन्होंने ना मानते हुए पैसा वापस ले लिया। क्योंकि इनको आरोप लगाना था, इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं था कि गरीबों को आवास मिले कि मत मिले, इनको आरोप लगाना था कि कांग्रेस के कार्यकाल में कैसे ना कैसे करके नहीं होना चाहिए। तो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आज स्वयं झूठी साबित हो गई। उसके अलावा मैं जो कह रहा था कि जो आवंटन की बात कर रहे थे, पिछली बार भी लगभग 8,300 करोड़ का बजट रखा गया था आवास का, जिसमें से लगभग 5,200 करोड़ ही खर्च कर पाई सरकार। इस बार फिर 2,500 करोड़ का बजट रखा गया है। तो फिर समझ लेकिन वो 30 लाख आवास की स्वीकृति की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ बड़ा राज्य है इस मामले में, अग्रणी राज्य है। तो 30 लाख कैसे? 11,50,000 पुराने और 18,000 जो भी बता रहे हैं, 18,000 अभी का, 18 लाख अभी का बता रहे हैं। उस लिहाज से तो ठीक है ना। तो आपने पहले ऐसा क्यों कहा कि हमने? और दूसरा जो ये टीएस सिंहदेव जी की बात कर रहे थे, वो मैं बता दूं कि क्योंकि राज्यांश ना मिलने की बात थी और उस समय क्या था, जो बैंक से हमें लोन की जरूरत थी उसमें जो अड़ंगा बन रही थी केंद्र की सरकार, इस वजह से उन्होंने उन्होंने इस्तीफा दिया। उस बात को इन लोगों तरफ से पेश करा। आखिरी में क्या हुआ, चुनाव के समय में पूरा का पूरा इन लोगों ने ठिका फोड़ा कि सिर्फ हमारे कारण। ये लोगों ने जब लोन मिलने हमें लोन दिलवाने के उसमें अड़ंगा पैदा किया, तब हमें मुख्यमंत्री आवास योजना लॉन्च करनी पड़ी, जिसके तहत हमने 47,000 जो आवास थे वो स्वीकृत भी किए पहली ही बार में। तो ये सारी बातें हैं। तो कहीं ना कहीं आवास के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने जो है रोड़ा बनने का काम किया छत्तीसगढ़ के अंदर में, और छत्तीसगढ़ की सरकार को जो है बदनाम करने का काम किया, और न सौतेला व्यवहार किया हमारे साथ। चाहे कोविड में देखें, कोविड में भी हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ, हमें कम फंड दिया गया, ऊपर से उस समय कभी हमारा राज्यांश रोका गया। तो ये सारा जो है पूरा सुनियोजित जो चाल थी भारतीय जनता पार्टी की आवास के मामले में हमारी जो सरकार को फंसाने की, वो आज सामने आ गई। इनके स्वयं के आंकड़ों सामने आ गई है। ये दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, लेकिन जो मूल सवाल है कि आंकड़ों में अंतर क्यों आया, इतना अंतर, उससे जवाब तो दे नहीं रहे हैं। गोपाल जी, इसका बिल्कुल संतुष्ट पूर्वक को उत्तर भी दीजिएगा, लेकिन इस बात को नहीं नकारा जा सकता, और वाकई में न जाने कितनी डिबेट्स हमने की, आपने चर्चा की है कि लगातार जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो केंद्र से
और राज्य में जो तालमेल की स्थिति थी वो सही नहीं थी, तमाम आवासों को लेकर दिक्कतें थी। लगातार मुख्यमंत्री इस बात को उठाते थे कि केंद्र द्वारा तमाम रोडें अटकाए जा रहे हैं, अटकलें हैं, तमाम समस्याएं हैं। तो वो चीज़ें समस्याएं रही हैं, उस पर चर्चा काफ़ी हुई है। अब इन आरोपों को मिलता नजर आता है, क्योंकि आपके अगर तर्क हैं तो फिर कांग्रेस के भी तर्क देखने को मिलेंगे। ये 7,81,999 आवास आवंटित हुए थे छत्तीसगढ़ में, जो तत्कालीन दूसरे नंबर पे था पूरे देश में। ये भेदभाव की बात कहां से? तब भी सबसे ज्यादा आवास, अगर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा आवास छत्तीसगढ़ को आवंटित था। और मैं एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ, 71 लाख मेट्रिक टन धान की खरीदी थी, जो पंजाब के बाद दूसरे नंबर पे था छत्तीसगढ़, मोदी जी की सरकार में। भूपेश बघेल जब यहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ, तो सोचिए ना पंजाब में तो भाजपा की सरकार थी, ना छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी। उसके बावजूद भी भेदभाव की बात है, गलतफहमी पैदा करने के लिए करते हैं। भाई आपका हिस्सा आपको देना है, केंद्र सरकार का हिस्सा केंद्र सरकार को देना है। नियम तय है 90 दिन में पैसा देना है, नियम तय है 90 दिन में पैसा आपको बैंक में जमा करना है। भाई आप अगर फेलियर हो गए तो आप खुल के बोलिए ना, मैं फेलियर हो गया। सर लोन किसको चाहिए? भूपेश बघेल को। लोन किससे चाहिए? केंद्र सरकार से। प्रोजेक्ट किसका है? केंद्र सरकार का। बाकी फंड किसका है? केंद्र सरकार का। आवंटन किसने किया? केंद्र सरकार। और फेलियर कौन हुआ? बजट फेलियर किसका है? राज्य सरकार का। लोन एप्लीकेशन कब लगाया, कब लिया? अपने मद से दे सकते थे, दूसरे मद से आवंटन कर सकते थे, वो नहीं किया। वो फेलियर किसका है? राज्य सरकार का। नेतृत्व के कमी किसकी? राज्य सरकार की। और ठीक है, ये बोलते हैं कि केंद्र सरकार से चलेंगे। अरे कौन सा भेदभाव हुआ, मुझे बताइए ना। कोई सरकार, आपकी केंद्र में सरकार है किसी पार्टी का और दूसरे किसी पार्टी की सरकार में होने के बावजूद पूरे देश में दूसरे नंबर का आवास आवंटन होता है दूसरी संख्या में। 7,81,999 आवास आवंटन हुए थे। इनको 22,000 करोड़ लगभग जमा करने थे। 22,000 करोड़ रुपए जमा करने के एवज में इनको बाकी का पैसा विड्रॉल का पावर मिलता। और कोई ये बता दे कांग्रेस का नेता कि अगर वो पैसा इनके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ तो वो बता दे खुल के आके। एक आदमी ये खोज ले, बता दे जो पैसा तो केंद्र सरकार ने जमा किया था, वहां अगर जमा नहीं होता, वो पैसा अगर इनके अकाउंट में नहीं आता, वो पैसा देने में देरी होती, तो ये बोलते कि भेदभाव की बात होती। पैसा तो जमा हुआ था। अब केंद्र सरकार से इनको लोन भी चाहिए, फंड भी चाहिए, और ये बोलेंगे कि भाई मेरी योजना है। ठीक है, बहुत सारी बातें अभिमन्यु जी। अगर इतनी सारी चीजें हुई हैं, इतनी सारी आंकड़ों में हेरा फेरी है, तमाम तरीके से आपके जो कार्यकाल था उसमें गड़बड़ियां रही, आपके आवास स्वीकृत नहीं हो पाए, अड़चने रही, अगर इन सब चीजों के सबूत आपके पास हैं, तो क्या आपके पास एक दूसरा रास्ता हो सकता है चीजों को प्लेटफॉर्म पर रख के सरकार तक पहुंचाने का? या सरकार, ठीक है, आपको लग रहा है कि कुछ भ्रम की स्थिति भी बन रही है, लेकिन क्या कानूनी रास्ता कोई ऐसा कुछ आपके पास विकल्प है जिसके जरिए आप जा सकते हैं? अगर वो है तो वो इख्तियार कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर से वही कहना चाहूंगा कि जो मूल मुद्दा अभी तक वही है कि आंकड़ों में अंतर क्यों आया, जिसमें बात गोल गोल घूमी जा रही है, भाषणबाजी किए जा रहे हैं। लेकिन अभिमन्यु जी, उसका समाधान क्या है? आप अपने तर्क रखेंगे, वो अपने तर्क रख रहे हैं, जनता के अंदर क्लैरिटी कैसे रहे? नहीं, देखिए, पहली बात तो वही है, सरकार में आज वही सवाल पूछे जाएंगे, और उसके बाद अगर वे बातों को घुमा रहे हैं तो समझ में आता है उससे कि ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बताया जाए। उसके अलावा जो बोल रहे थे कि आपको लोन लेने की जरूरत, देखिए कोई भी केंद्र की योजना होती है, राजस्थान देने के पहले तो हमारा चलिए ठीक है, विरोध का 40% हम दे, जब प्रधानमंत्री की जो नाम से अगर योजना है तो उसमें 90-10 का रेशियो जो था वो ठीक था, उसमें 40-60 का रेशियो करना उचित नहीं था। लेकिन उसके बाद भी हम तैयार थे, चलिए ठीक है, आप हमें लोन दिलवा दीजिए, आप गारंटर बन जाइए, आप गारंटर देके लोन दिलवा दीजिए हमको। उसमें उन्होंने रंगा किया। उसके बाद हमने कहा कि कम से कम हमारा 52,000 करोड़ जो बचा हुआ है वही दे दीजिए आपके पास, क्योंकि लगभग उतना ही अमाउंट है जो हमको राज्यांश हमारा आ रहा है, वो भी नहीं किया गया। उसके बाद अपने पैसे वापस ले लिए गए। इसमें से क्या समझ में आता है कि इन लोगों जानबूझ के किया, इन लोगों को अटकाना था जानबूझ करके, बस पहले स्वीकृत करके ये दिखाना था कि क्यों कांग्रेस सरकार की वजह से वापस हुए। तो आपने स्वयं जो उसका रास्ता जो आगे बन रहा था और गरीबों को मकान मिलने का रास्ता था, उसमें रोड़ा बने, आपने पैसे वापस लिए, अपनी सरकार आने का इंतजार किया, उसके बाद फिर काम करने का इंतजार किया, तो इसमें भेदभाव नहीं है तो और क्या है? मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना, शुरू से वही पूछ रहा हूँ कि आपने गुमराह किया पहले तो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से। और दूसरी बात जो विजय शर्मा जी कह रहे थे, गोपाल जी वही कह रहे थे, विधानसभा में जबकि सवाल पूछा जाता है तो वो कैलेंडर ईयर के अनुसार नहीं पूछा जाता, वो फाइनेंशियल ईयर के अनुसार ही पूछा जाता है। तो आंसर इनको कैलेंडर ईयर में देने किसने कहा? और उसके बाद जो बता रहे हैं कि आपने अंतर आ गया कैलेंडर ईयर के हिसाब से दिए, 3 महीने का अंतर होता है बामुश्किल, दिसंबर के आगे 3 महीने जाते हैं, वो भी बार के 3 महीने छूटते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता उसमें। तो एक बात बता रहे हैं कि 1.5 लाख आवासों का अंतर आ गया आपने, क्योंकि कैलेंडर ईयर के हिसाब से दिया। तो
तो साफ समझ में आ रहा है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। और इस प्रकार से झूठ बोल करके जो जनता को गुमराह करके हमारी सरकार को आवाज के नाम पे बदनाम करने का जो इन लोगों ने काम किया है, वो आज सीधे सीधे इन लोगों के सामने इनका जो पर्दाफाश हो चुका है। ठीक है गोपाल जी, कांग्रेस के पास आंकड़ा है कि इतना उलटफेर हुआ है, इतना हेरफेर हुआ है, आंकड़ों का भ्रमजाल है, तो कहीं ना कहीं सवाल करने की मुद्रा में कांग्रेस है और आपको अब डिफेंड करना पड़ रहा है जो भी है। लेकिन वो कहीं ना कहीं जनता इस चीज को समझेगी कि जो कांग्रेस आंकड़े दे रही है, जो चीजें बता रही है, वो उसका आधार तो ऐसे नहीं हो जाएगा ना। इतनी बातें कही जा रही हैं तो आपको कहीं ना कहीं उसको संतुष्ट जवाब देना पड़ेगा। मैं 4-5 आपको योजनाएं बताता हूँ। अगर ये 22,000 करोड़ इनके पास नहीं था या पैसे नहीं थे या कुछ भी था, उसमें एक सिस्टम और होता है। अगर इनके पास कम पैसे, छोटा प्रोजेक्ट हो सकता था, इनकी प्रोजेक्ट के साइज कम हो सकती थी अगर इनके पास पैसे कम थे। तो इनको बताना था कि हमारे पास पैसे कम है, हमने बजट ठीक से मेंटेन नहीं कर पाया, हमारे पास जितने पैसे हैं उतने पैसे के हिसाब से हम आपको बजट एलोकेशन के हिसाब से हमारा टारगेट कम कर दीजिए। वो भी भूपेश बघेल ने नहीं किया। मैं आपको 5 योजनाएं बताता हूँ। गोधन न्याय योजना, राजीव मितान खत्म होने वाली है, जवाब नहीं मिला है, आज दिन भी खत्म हो गया। लगभग 700 या 800 करोड़ का बजट होता। अगर ये 800 करोड़ या 1000 करोड़ को भी जमा करते तब भी मैं समझता हूँ इनका टारगेट लगभग 1 लाख आवास का होता। इनकी नीयत ही नहीं थी। ये तो ऐसे में स्कीम बनाया जिस स्कीम पूरे के पूरे फेलियर, उस फेलियर और फेलियर ठीक है, लेकिन करने के बावजूद घुमाए जा रहे हैं और लोगों के सामने प्रस्तुत करने में, झूठ प्रस्तुत करने में लगे हैं। पूरी की पूरी पार्टी झूठ प्रस्तुत करने में लगी है। बड़ा मुश्किल है गोपाल जी, बड़ा मुश्किल है अभिमन्यु जी, क्योंकि एक चीज पर भी कोई मानने को तैयार नहीं। मानने को तैयार शून्य मकान बने थे, कागज में इन लोगों ने कागज में दिया कि 7 लाख 8 लाख मकान बने थे, झूठे साबित हुए कि नहीं हुए ये लोग। और ये बोल दे भूपेश बघेल अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं भैया। आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट उन्नूलाल मोहिले जी को जो जवाब दिया गया वो अलग, आज भूपेश जी को जवाब दिया अलग बोल रहे हैं। पूछा है हमने तीनों आंकड़ों में अंतर क्यों है, बताए ना, बता नहीं पा रहे हैं बताएं। और फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर की बात कर रहे हैं, बेवकूफ समझ के रखिए जनता। हमें उधार चाहिए, उसके बाद हम आवंटन लेंगे। क्यों नहीं बोला उन्होंने? क्यों उन्होंने आवंटन लिया? क्यों लोगों को गुमराह करने का काम किया? क्यों दूसरे मदों में पैसा आवंटन किया और प्रधानमंत्री आवास में आवंटन नहीं किया? जाके नया रायपुर में इतना खर्चा करके मंत्रियों का घर बनाया, 2 लाख रुपए में इसी किराए पर। तो उसपे तो यहाँ बातें में खर्चा करना। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि तमाम वो हमारी गलती है। उन्हें तो आज मानना चाहिए। अब टीएस सिंहदेव ने तो सरेआम माफी मांगनी चाहिए आज के आंकड़ों के हिसाब से। आप लोग को शर्म आनी चाहिए, आप लोग को छत्तीसगढ़ की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हम लोगों ने आपके आवाज के नाम पे आपसे छल किया, वो आज हमारा पकड़ा गया। कांग्रेस में मित्र आवाज बने थे, ये क्यों नहीं बताते, क्यों झूठ बोलते हैं? हमारे समय में मित्र आवाजों को छुपाने का काम क्यों किया गया? 5 साल का आंकड़ा दीजिए ना आप। विधानसभा अभी तक जवाब नहीं, हम पूछ रहे हैं कि क्या है। 5 साल तक आप मुख्यमंत्री रहे, लोगों के सामने बताइए ना, कौन नहीं बता रहे हैं आपको? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप आंकड़ा दीजिए 5 साल में कितना घर बनाए हैं, कितना घर स्वीकृत कराए हैं, कितना पैसा इन्होंने एस्क्रो अकाउंट में जमा किया है, कौन से मद से आवंटन किया है, बताइए ना। आपको आंकड़ों में ही खेलना है तो आंकड़े ही बताइए। 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, कहाँ चले जा रहे हैं? केवल आरोप लगा के भाग नहीं सकते हैं। लोगों ने ऐसे ही आपको भगा दिया है, लेकिन केवल आरोप लगा के आप भाग नहीं सकते। चलिए ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि मैंने जो स्पेस आपको दिया, ठीक है, आपने अपनी बातें रखी हैं अभिमन्यु जी, ठीक है, आपके आंकड़ों का जो जाल है मुझे लगता है कि जनता बेहतर समझती है। यहाँ इस डिबेट में हम तय नहीं कर पाएंगे, सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि किसके आंकड़ों में कितना दम है, लेकिन वाकई में इस डिबेट से आप जो तर्क रखें, जनता इस डिबेट को देख रही, चर्चा सुन रही है, जनता के अंदर स्पष्ट हो गया होगा कि किसकी बात कहाँ तक है, क्योंकि तमाम तरीके से हर बात का आधार होता है, उसके पीछे का एक सेंस होता है, लॉजिक होता है। जनता इस चीज को बड़ी बेहतर समझती है। इस पर और चर्चा आगे हो सकती है। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया गोपाल जी, बहुत शुक्रिया अभिमन्यु जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में आवासों को लेकर एक बार फिर सियासी रूप से वार पलटवार जारी है। यहां पर बात मानने ना मानने की होड़ मची हुई है, लेकिन अपने अपने आंकड़े सभी के पास है। जनता के ऊपर ही छोड़ जा सकता है कि जनता किसके आंकड़े स्वीकार करेगी, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि उसके कार्यकाल में भी आवास बनाए गए हैं, उन्हीं आवासों को आंकड़े जोड़कर ये अपने आंकड़े जाया कर रहे हैं। लेकिन
यहाँ पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में कोई आवास बने ही नहीं, तो ऐसे में किस तरीके से कांग्रेस से बात करें कि उनके कार्यकाल में आवास बनाए गए। फिलहाल के लिए इस खास पेश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।